नमस्कार दोस्तों। आज हम निम्न पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि यूपी पीसीएस जीडीसी का जो एग्ज़ाम है, ये किस मंथ में होगा और क्यों इसी मंथ में होने की अधिक संभावना है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम में रियल कंपटीशन कितना है, कैसे है। इसको डेटा के माध्यम से देखेंगे जिससे कि आप एग्जैक्ट चीज़ों को समझ सकें। तीसरे पॉइंट पे हम लोग ये देखेंगे कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट कितने आएंगे और इससे ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जर्नल के साथ क्या फाइट रहेगी, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, साथ में एससी एसटी पे भी क्या कोई प्रभाव पड़ेगा। ये सभी चीज़ें डेटा के माध्यम से देखेंगे और ऐसा इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि यूपीएचएससी के कंपेयर में यहाँ पर जो आरक्षण का रूल है वो थोड़ा सा अलग है। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि ऐसे में हमारा बेहतर तैयारी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और किसे पहले लेना है और किसे साथ में लेके चलना है। आखिरी पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएचएससी से रिलेटेड बहुत छोटी सी एक कह सकते हैं कि लॉजिक है या कह सकते हैं कुछ ऐड ऑन बातें हैं जिसको हम लोग आखिरी में बात करेंगे। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम जीडीसी का कब होगा। देखिए, ये जो डेट वाली जो डिस्कशन है, बातचीत है, ये मैक्सिमम अगले महीने तक चलेगी। जो लोग यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आप सब जानते होंगे कि दिसंबर में यूपी पीसीएस का एक कैलेंडर आता है और उस कैलेंडर में पूरे साल का जो भी एग्ज़ाम डेट होता है वो इनबिल्ट रहता है। बहुत रेयर ऐसा एक बार हुआ, एक या दो बार हुआ है पिछले 12-13 सालों में कि ये 7-8 जनवरी तक आया है, नहीं तो मोस्टली दिसंबर में आ जाता है। तो दिसंबर में ये कंफर्म हो जाएगा कि इस मंथ में होगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर्ड हो ही जाएंगे। लेकिन आगे किस मंथ में होगा इसका थोड़ा सा हम लोग पॉइंट देते हैं। देखिए, इसकी जो मैक्सिमम डेट है वो तो ये है कि जून से पहले हो जाएगा ये, और ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर्म आप देखेंगे कि काफ़ी पहले भर लिया गया है। तो ऐसे में ऐसा संभावना नहीं है कि ये जुलाई अक्टूबर नवंबर ऐसे चला जाए। ये जो भी एग्ज़ाम होगा ये जून से पहले होगा। अब हम इन मंथ में आते हैं कि इन मंथ में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप जानते हैं कि अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और अभी वो एग्जैक्ट डेट नहीं आया है लेकिन वो अप्रैल में है। और जिस महीने में भी इस तरह का कोई चुनाव होता है, चाहे पंचायत हो या विधानसभा हो, उस महीने में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में, विशेषकर हमारे देश में देखा गया है कि जिस महीने में चुनाव हुआ है उस महीने में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, विशेषकर उस दौरान। और ये पंचायत चुनाव भी एक लंबी प्रक्रिया में रहती है। जो पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, आप जानते हैं कोविड के कारण उसको जो है 2021 में कराया गया था। 29 अप्रैल 2021 में वो लास्ट वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में 5 साल जो भी 4 ईयर कंप्लीट हो रहा है उसको लेकर के ये चीज़ें हैं कि अप्रैल में होना पूरी संभावना है। हो सकता है कि स्टार्ट में ही ये इलेक्शन स्टार्ट हो जाए। कुछ लोग अप्रैल मई लेके चल रहे हैं लेकिन अप्रैल की ज़्यादा संभावना है। खैर, तो अप्रैल में नहीं होगा। मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए फरवरी को लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जनवरी फरवरी में भी ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। दो डेट 2 मंथ हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मार्च और मई को लेकर के। ये कंफ्यूजन क्यों है, इसके पीछे भी दो लॉजिक है। एक तो ये है कि यूपी पीसीएस पीटी का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल ठीक करने के लिए इस बार उसे पहले कराने की डिस्कशन चल रही है पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि 2024 में आयोग के द्वारा कई गलतियां हुई जिससे कि ये एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो गया था। आपको पता होगा कि 22 दिसंबर 2024 में हुआ था, जो कि मई जून में नॉर्मली होता था। 25 में उसे ला करके 12 अक्टूबर किया गया है, और इस बार उसकी बात चल रही है कि मार्च या मई में से किसी एक मंथ में रखा जाए। तो अगर ये मई में रहता है पीटी का तो मार्च में जीडीसी होगा, और जीडीसी मार्च में रहता है तो यूपी, मतलब ऐसे करके दोनों में कोई हो सकता है।
लेकिन इसमें भी अगर हम एग्जैक्ट लेके चलें तो अ, मई में यूपी पीसीएस पीटी होने के चांस है और यूपी पीसीएस जीडीसी ये मार्च में होने की पॉसिबिलिटी है। ये लॉजिक के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुछ और ऐड ऑन हो सकता है, देखिए ये तो आयोग की मर्जी है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि आखिर इस एग्ज़ाम में कितनी फाइट है। इसको हम लोग डेटा के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि थोड़ी सी आपको आसानी होगी। एक एक करके देखते हैं। इस एग्ज़ाम में कितनी फाइट है इसको हम लोग डेटा के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें। आप जानते हैं कि 1,14,955 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1.15 जो है लाख में इसको ले सकते हैं। टोटल जो सीटें हैं वो 1253 हैं और ऐसे में पर सीट पे 92 कैंडिडेट अप्रॉक्स यहां पे आ रहे हैं। लेकिन ये रियल नहीं होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये डेटा उतना परफेक्ट नहीं होता, इसके कई सारे फैक्टर हैं। उन फैक्टर को देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो आंकड़े हैं 1,14,000 के आसपास, इसमें 90 टू 95,000 कैंडिडेट जो है एग्जाम देने जाएंगे। फिर अगर हम इस अमाउंट में इससे डिवाइड करें तो आप जानते हैं कि ये जो फाइट है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं। रिजल्ट को लेकर के आप जानते हैं कि आप 3 फेज से गुजरेंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। हम डायरेक्ट जो है कितने कैंडिडेट कैसे क्वालिफाइड करेंगे इस बात को समझते हैं, जो अभी तक होता रहा है। अभी देखिए सब्जेक्ट वाइज भी कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में, लेकिन अभी पहले ओवरऑल देख लेते हैं। जैसे पीटी में जो क्राइटेरिया है वो 13 टाइम्स का है और अगर हम इन सीटों से मल्टीप्लाई करें 1253 तो ये अप्रॉक्स 16,500 के आसपास ये कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, आप जानते हैं कि कई सारी कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर इक्वल मार्क्स पे कुछ कैंडिडेट होते हैं तो उनको भी मेंस के लिए इनवाइट कर दिया जाता है। तो नॉर्मली ये जो मल्टीप्लिकेशन 13 का है ये अब तक देखा गया है, ये 15 चला जाता है। आप चाहें तो पिछले 5 बार के यूपी पीसीएस के पीटी का रिजल्ट देख सकते हैं, वो इसी 15 के अराउंड होता है। यानी कि जो आपका ये 16,500 है, ये 16,500 से लेकर के 18,500 के बीच में ये कैंडिडेट पीटी क्वालिफाइड करेंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो बहुत इजी एग्जाम है, कम से कम मैं जरूर पास कर लूंगी या कर लूंगा, क्योंकि आप देखो कि 13 टाइम्स अभी पीटी में इतने हैं, आप जो है अच्छे कैंडिडेट हैं ईटीसी इन सबको वैरी करके, लेकिन थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना है इसको। हल्के में क्यों नहीं लेना है इसका कारण मैं बता रहा हूं। ये वो कैंडिडेट हैं जो पीटी पास होंगे, लेकिन अप्रॉक्स 75,000 कैंडिडेट हैं जो पीटी फेल होंगे और ये किसी तीसरी दुनिया से नहीं आते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सभी कैंडिडेट हैं जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट क्वालिफाइड है या जेआरएफ है या इनमें से ज्यादातर पीएचडी भी किए हुए हैं। तो आखिर ये कौन होंगे? जैसे बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि बिना किसी कोशिश के आप पीटी पास कर सकते हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना है। मेंस वाले पॉइंट पे हम आते हैं। मेंस का जो नॉर्मल रूल है वो है 2.5। अब देखिए कुछ लोग पुराने आंकड़े से बात कर सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप जानते हैं कि पहले ये 13 की जगह 18 टाइम्स था, लेकिन इसे रिड्यूस करके 13 कर दिया गया है। यहाँ पर 3 टाइम्स थे जो रिड्यूस होकर के 2.5 टाइम्स हो गए हैं। 2.5 टाइम्स अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1253 से, तो ये हमारा एग्जैक्ट डेटा हो जाएगा 3200 से लेकर 3700 के बीच में। इसमें भी वही आंकड़े आते हैं, 2.5 होता है, लेकिन कैटेगरी वाइज इक्वल मार्क्स पे ईटीसी उनको भी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है, तो ये नॉर्मली 3 टाइम्स हो जाते हैं और 3200 से 3700 कैंडिडेट जो है यहाँ पर बुलाए जाएंगे।
और फाइनली इन कैंडिडेट में से आप जानते हैं कि जो सीटें हैं वही हमारे फाइनल सिलेक्शन में आएंगे, यानी कि 1253 एटीसी। अब ये हो गया ओवरऑल डेटा, और इससे क्या होता है कि कुछ हद तक बस हम अंदाजा लगा पाते हैं, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज इसका वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे तो चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। तो इसे हम कुछ सब्जेक्ट के माध्यम से देखते हैं, स्पेशली एक सब्जेक्ट कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, हम उनको लेके चलते हैं और इससे कई बातें और क्लियर होकर के निकल के आती हैं। और साथ में ये भी हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इसमें भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ज्यादा जाएगा, ईटीसी। इन मैटर को थोड़ा सा डेटा के माध्यम से देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कोई सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं जिससे चीजों को हम समझ सके। जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट को लेते हैं, और कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट जो है नंबर ऑफ सीट इस बार आई हैं, यानी कि 157। और आरक्षण का जो रूल है इसमें पूरी तरह से जो भी बाइफरकेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग इन सीटों को बाइफरकेट किया गया है। आप चाहें तो कैलकुलेटर वगैरह से इसे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस 10% है तो 15.7 होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस को यहां पर 15 दिया गया है। इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी सीटें जो हैं इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आरक्षण का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये बाइफरकेट किया गया है। कुछ में इसे फॉलो नहीं किया गया है, जिनमें सीटें बहुत कम हैं, तो उस पर ये फॉलो नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटी हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे 157 सीट में जर्नल आप देखेंगे कि जर्नल की जो सीट है वो 64 है, और ओबीसी की जो सीट है वो 42 है, एससी और एसटी की जो सीट है वो 31 एंड 5 है, 31 एंड 5 है। अब देखिए, पीटी में यूपी पीसीएस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो आरक्षण है वो हम आखिरी में देंगे, यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो वहां पर देंगे। यानी अभी जो रूल फॉलो होगा, जैसे मान लीजिए कि आप पीटी एग्जाम देकर आते हैं, तो अगर आपने जर्नल से मल्टीप्लाई किया है तो जितनी सीट होगी इसका 13 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इन्हें हम मेंस के लिए इनवाइट करेंगे, और एज इट यू ओबीसी में सभी में आप ऐसे 13 से मल्टीप्लाई करके इतने कैंडिडेट इनवाइट किए जाएंगे। और ये बात पहले भी मैंने बता दिया है कि ये 13 कहने के लिए है, लेकिन मोटा मोटी ये 15 हो जाता है, तो उसी के मल्टीप्लिकेशन में आपको इनवाइट किया जाएगा पीटी में। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, विशेषकर देखिए यहां पर इंपैक्ट बहुत कम होने वाला है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सामान्य जो रहता है यूपीपीसीएस का पैटर्न, ये एग्जाम पहली बार हो रहा है तो एग्जैक्ट चीजों को नहीं कंसीडर किया जा सकता, लेकिन मोटा मोटी हम ले सकते हैं। अभी हम आएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके आसपास ईटीसी क्या रहता है, इन सब चीजों को लेकर के यहां पर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। तो आप देखेंगे कि ओबीसी की जो सीट है वो 42 है, और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो 15 है। और आज के टाइम में आप फाइट देख रहे हैं कि दोनों कैटेगरी में बहुत ज्यादा हो गई है, और ऐसे में अगर इनका सेपरेट बनता है कोई रिजल्ट, तो ऐसा अनुमान अनुमान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा चांस है इसके होने की, कि जो भी कट ऑफ रहे यहाँ पर हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये जर्नल की जितनी भी कट ऑफ रहेगी, इसमें ओबीसी का जो कट ऑफ होगा ये +3 रहने की संभावना, +3 क्वेश्चन, ये मार्क्स नहीं क्वेश्चन हम लेके चलते हैं कि इतने क्वेश्चन अधिक होने की संभावना है। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस वाला जो पार्ट है ये +4 क्वेश्चन हो सकता है। बाकी आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि किसमें कम या ज्यादा है, उसके हिसाब से ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। अब एक पॉइंट जो है इससे रिलेट करके और है जो कि जरूरी है,
वो ये है कि मेंस के लिए कितने मार्क्स लाना ठीक रहेगा, कितने आते हैं, कितने सेफ हैं, ईटीसी। दरअसल ये समस्या इसलिए है क्योंकि ये पहली बार हुआ है। तो कुछ आंकड़े हम लेते हैं जिन आंकड़ों से थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे कि मेंस किस हद तक हम लेके चले जिससे कि ये आसानी हो। जैसे आप देखेंगे कि जो अब तक यूपी पीसीएस का जो मेंस होता है वो दो पार्ट में होता है, एक जीएस में और एक ऑप्शनल। मतलब ये ऑप्शनल अब हट चुका है, जो होता था उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा लेते हैं जिससे कि अंदाजा लगे। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके नॉर्मली देखा गया है कि अगर उनकी मार्क्स एवरेज 50% है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। साथ में जब ऑप्शनल था, अब जानते हैं कि हट चुका है, ऑप्शनल में उनकी मार्क्स जो है ये 50% से लेके 60% के बीच में रहता था जब ऑप्शनल ऐड होती थी तब। तो दोनों को मिला करके ये उनका फाइनल रिजल्ट हो जाता था। अब यहां पर क्या ये आंकड़े पूरी तरह से काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट 50 नहीं होता था, ये पूरे हिंदी और जो एसए के मार्क्स होते हैं उनको ऐड करके होता था, हिंदी में ज्यादा मिलते थे। तो इसमें क्या है कि लगभग 45% तक भी रहता था तो वो चल जाता था, एवरेज 50 बन जाते थे। लेकिन यहां पर ये आंकड़े यही रहते थे, तो हमारा मतलब इससे है तो इसी को थोड़ा सा और हम तोड़ करके देखते हैं। 50 to 60, 50 to 60 यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं आपके, अगर 50-60% हम लेके चलते हैं तो ये तब की फाइट है जब उन्हें एक साथ 8 पेपर देने थे, तब जाकर के 50 से 60 के बीच में उनके मार्क्स आते थे और ये लड़ाई चलती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि एक सिंगल पेपर है और ऐसे में सभी लोग एक ही पेपर की तैयारी करें, 2-3 महीने का आपको टाइम मिले, केवल मेंस आप आंसर राइटिंग उसको लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम इस डेटा पर देखें। लेकिन ये एक फैक्टर है, एक फैक्टर और है जिससे कि हो सकता है कि ये 50 पे ही रह जाए, वो है क्वेश्चन का लेवल। क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है एटीसी इन सब को लेकर के। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ी सी मेरिट जो है 50 के आसपास रहने की, 50 to 60 के बीच में, वो ये है कि पहली बार हो रहा है एग्जाम। और जब भी पहली बार होता है तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और उसमें ये काम करता है कि आपने लिखने की प्रैक्टिस कितनी ज्यादा की है और कितने अच्छे से आप उससे रिलेटेड पॉइंट को वहां पर इनबिल्ट कर देते हैं, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को लेकर के मेरा मानना है कि इस बार भी ये 50 to 60 के बीच में ये कहीं पर हो सकता है। आपको तो यही प्रयास करना है कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ जरूरी बात यह है, एक पॉइंट को लेकर के समझते हैं कि मेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अभी आप जानते हैं कि यूपीएचएससी 51 का इंटरव्यू होने वाला है और लगभग 50+ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कोई तनाव नहीं है कि इंटरव्यू कैसा भी जाए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। 22 कैंडिडेट तो ऐसे हैं मेरे से जुड़े जिनके 80+ हैं। तो ये वर्क जो है आप जीडीसी में भी कर सकते हैं कि अपनी मेंस की परफॉर्मेंस इतना बेहतर रखिए कि इंटरव्यू में जो भी मार्क्स मिले वो ज्यादा आपको प्रभावित ना कर पाए और आप रिजल्ट तक पहुंच सकें। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस इंटरव्यू में जब इसका इंटरव्यू होगा तो आपको मेंस का मार्क्स पता नहीं रहेगा, बस आपकी जो रिजल्ट आएगी वो ये लिखा रहेगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू, और फिर आप इंटरव्यू देंगे। लेकिन वो जब फाइनल मार्क्स आएगा तब आप देखेंगे कि हाँ आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम एक जरूरी पार्ट को लेकर आते हैं कि आखिर एक बेहतर जो है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसको लेकर के और कैसे हम उस रास्ते पर तेजी से चल सकते हैं। एक तो यह है कि पीटी पढ़ें और पीटी को कितना पढ़ें, और एक है मेंस, अगर बहुत अधिक लड़ाई मेंस की है तो क्यों हम इसे इतना स्लो लेके चलें या ढीला रखें। तो 2 चीजों को लेकर के मैं आपको बताऊंगा। 1 तो ये है कि पीटी पढ़ें और पीटी को कितना पढ़ें, और एक है मेंस, अगर बहुत अधिक लड़ाई मेंस की है तो क्यों हम इसे इतना स्लो लेके चलें या ढीला रखें।
इसका जो बेहतर विकल्प है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप मेंस की आंसर राइटिंग आप अभी से या कम से कम दिसंबर से तो स्टार्ट कर ही लीजिए। दिसंबर में क्या है कि एक प्लान के थ्रू, जैसे हमने इस पर एक प्रोग्राम भी ऐड किया है, वो हम बात करेंगे अलग से, इसमें नहीं। आप 10 डेज में 1 टेस्ट देने की कोशिश करिए, या 1 वीक। वैसे हमारा जो प्रोग्राम है इसमें 1 वीक का है, आप 7 डेज है, 7 डेज इसमें आप 1 टेस्ट देने की कोशिश करिए। 7 डेज में ही क्यों? क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके अकॉर्डिंग सभी चीजें फेवरेबल नहीं होती हैं, टाइम अनफेवरेबल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी ये 7 से 10 चला जाता है। तो आप 7 डेज का एक क्राइटेरिया लेकर चले कि 7 डेज में आपको एक टेस्ट देना है, और बाकी टाइम में आप पीटी को थोड़ा सा संतुलित करें। मतलब पीटी पढ़ते रहें और ये जो है आप 1 टेस्ट दे दें। ये तब तक आपको करना है जब तक कि पीटी का एग्जाम नहीं हो जाता। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो भी डेट मिले पीटी का, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 15 मार्च को मान लीजिए कि आपका पीटी का एग्जाम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इससे बिफोर 20 डेज, यानी कि अप्रॉक्स 25 फेब से आप मेंस को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, और जैसे पीटी खत्म हो फिर से आप आंसर राइटिंग पे लग जाए। ऐसे करके क्या होगा कि किसी से घबराहट नहीं होगी, और दोनों संतुलित फॉर्म में आप कंप्लीट कर सकते हैं, पीटी भी और मेंस भी। देखिए इसकी कई सारी चीजें हैं। जैसे मेन है कि पीटी में फिर क्या करें, अगर ये बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ नहीं है, तो क्या करें। एक तो ये है कि प्रॉपर आप कोई क्लास अटेंड करिए, जो कि मेरा मानना है कि वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप सब मान लीजिए कि नेट जेआरएफ पीएचडी ऐसे अगर कैंडिडेट हैं, आप बैठ करके 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले रहे हैं, और उसमें भी करीबन 90% चीजें ऐसी हैं जो जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और 10% के लिए उतना ज़्यादा टाइम दे, तो ये सही समझौता नहीं होगा इस पॉइंट के लिए। हाँ, टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज में कई सारे फायदे होते हैं कि टेस्ट सीरीज बेसिकली क्या होता है कि अब बाकी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि टफ से टफ उसको रखें। तो टफ रखने से क्या है कि वो चीजें आप एक तरह से एक फाइट में आएंगे, कुछ नए प्रश्न मिलेंगे, आप उनको सीखेंगे जल्दी से, आधे 1 घंटे में जो है काफी चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। आप उनसे नोट्स बना सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और घर बैठे कहीं से भी आप ऐप के माध्यम से उस चीजों को कंसीडर करते हैं, तो आप टाइम भी बचा सकते हैं। और कई ऐसी इससे रिलेटेड पॉइंट है। देखिए एक दिन में इनकी सभी बारीकियों को हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो एक एक करके, जैसे कि एक बड़ी समस्या है यूपी पीसीएस 51 का जो सॉरी यूपीएचएससी 51 का जो इंटरव्यू है, और जीडीसी की तैयारी में हम कैसे संतुलन बनाएं, इन सब को लेकर के, तो इस पर अलग से मैं बात करूंगा। बिल्कुल आखिरी एक इंफॉर्मेशन के तौर पे देख सकते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन है यूपीएचएससी 51 को लेकर के कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लगभग 15 के आसपास जो है चेयरपर्सन, 15 to 17 के बीच में चेयरपर्सन की रिक्रूटमेंट होगी, और इस महीने में डेट आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा अपडेट के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये थोड़ा सा और पहले होने की संभावना है। 9th को चुनाव प्रचार लगभग 8-9 में वहां पर रुक जाएगा बिहार में, और 11 से 15 के बीच में चेयरपर्सन की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। हो सकता है कि 11-12 में ही आपको ये देखने को मिले रिक्रूटमेंट का, और इस महीने में कभी भी आपको इंटरव्यू डेट मिल जाए कि इस डेट पर आपका है। आयोग के माध्यम से जो कह सकते हैं कि जो चीजें कंक्लूजन के फॉर्म में पता चल रही हैं, वो यही है कि अभी भी दिसंबर में ही फाइनल रिजल्ट आने की संभावना अधिक है। लेकिन ये देखना होगा कि कितने सब्जेक्ट का आ पाता है, क्या सभी सब्जेक्ट के या कुछ सब्जेक्ट के फाइनल रिजल्ट आते हैं। आप इन सभी चीजों को लेकर दोनों को संतुलन बना करके अपनी प्रिपरेशन को करें, और इंटरव्यू और जीडीसी की प्रिपरेशन में कैसे हम एग्जैक्ट जो है अपने टाइम शेड्यूल को लेकर के चलें, इस पर एक अलग से हम लोग चर्चा करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच आप सभी का।